हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे। तो इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं। रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? तो सुकरचकिया मिसल। रंजीत सिंह जो है किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? सुकरचकिया मिसल। रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 1780 में हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 में हुआ था और 1798 में ये शासक बन गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। वहीं जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं कि 1857 की क्रांति कहाँ पर हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। 1857 की क्रांति जो हुआ था, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अगला है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू हुआ था? तो पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरू हुआ था ये हुआ था कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था। कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था ये भारत का एक वायसराय था जिसका कार्यकाल 1848 से लेके 1856 तक था। 1848 1856 था। इसके बाद कैनिंग आया था और इसी के समय में प्रथम रेल भी चला था। तो प्रथम रेल जो चला था वो बम्बई से थाने के बीच चला था। बम्बई से थाने के बीच चला था। ठीक है, कब? 1856 में चला था। ये 16 अप्रैल 1856 को प्रथम रेल चला था और प्रथम टेलीग्राफ जो 1853 में चला था कलकत्ता से आगरा के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो ये था आसफ शाही वंश। कौन था? आसफ शाही वंश। हैदराबाद के जो निजाम थे उसके वंश का नाम क्या था? आसफ शाही वंश था। अगला कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये था परांतक प्रथम से। किससे था? परांतक प्रथम से था। और ये राजराज प्रथम था, ये राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम करवाया था। और उत्तर मेरूर शिलालेख जो है किससे संबंधित है? परांतक प्रथम से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया था? यानी कौन से युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था? तो ये था बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध था, जो हुआ था कब? 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। वहीं चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, ये 1539 में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। खानवा का युद्ध था 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये हुआ था किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। 1529 में हुआ था। और हुमायूं और शेरशाह के बीच बात करते इसमें एक और युद्ध हुआ था, देबरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? देबरा का युद्ध हुआ था, 1531 में हुआ था। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन ये है कि हुमायूं जो है भारत से निर्वासित किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद निर्वासित हो गया था, यानी कि भारत छोड़कर चला गया था। अगला है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो क्या है? तलवंडी है। कहाँ है? तलवंडी है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी है। ठीक है, और गुरु नानक जो है गुरु का लंगर, कौन? गुरु का लंगर, जो भी आप लंगर देखते होंगे तो इसका जो कौन किए थे? तो ये गुरु नानक किए थे। ठीक है, और लंगर के लिए दो चीज़ बनाए थे, संगत और पंगत। संगत और पंगत, ठीक है, सिख के लिए बनाए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो पुरंदर की संधि जो हुआ था ये राजा जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच हुआ था 1665 में। ठीक है, पुरंदर की संधि जो हुआ था शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, 1665 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो ये कौन था? बिहार था। ठीक है, जो यूरोपीय थे उसको उत्तम कोटि का नमक और अफीम कहाँ से मिलता था? तो ये बिहार से मिलता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। ठीक है, इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा जाता था? तो महाभारत का जो देखिए इसके समय में क्या हुआ था अकबर के समय में कि महाभारत और रामायण का दोनों का अनुवाद हुआ था। तो महाभारत का जो अनुवाद हुआ था वो रज्मनामा नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? रज्मनामा नाम से, यानी कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद करके नाम रखा गया था तो रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा था। इसके समय में क्या हुआ था? अनुवाद विभाग की स्थापना हुआ था और अनुवाद विभाग में मुख्यतः 3 व्यक्ति थे। नकीब खां थे। कौन थे? नकीब खां थे। फिर एक था अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, और एक था शेख सुल्तान। कौन था? शेख सुल्तान। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति थे और यही तीनों व्यक्ति जो थे अनुवाद विभाग के प्रमुख थे और इन्हीं तीनों ने मिलकर क्या किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। उसका नाम क्या रखा था? रज्मनामा रखा था। अगला है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। इसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा ग्यास बेग। क्या नाम था? मिर्जा ग्यास बेग था। ठीक है, मिर्जा ग्यास बेग इसके पिता का नाम था। इसकी माता का नाम था क्या नाम था? अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। इसकी माँ जो थी गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ठीक है, पूछेगा कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने किसने खोजा था? तो अस्मत बेगम ने खोजा था, जो कौन थी? नूरजहाँ की माँ थी। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो गोलकुंडा के राजा जो थे वो कुतुब शाही कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुतुब शाही कहलाते थे। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? कुतुब शाही। और कुतुब शाही वंश का जो संस्थापक था कौन था? कुली कुतुब शाह था। कौन था? कुली कुतुब शाह था। ठीक है, जो 1512 में कुतुब शाही वंश का स्थापना किया था गोलकुंडा में। ठीक है, इसी ऑप्शन में देखते हैं आदिल शाही जो था। आदिल शाही कहाँ था? ये बीजापुर में था। ठीक है, आदिल शाही कहाँ था? बीजापुर में। इमाद शाही कहाँ था? ये बरार में था। इमाद शाही बरार में। और निजाम शाही की बात करते हैं तो निजाम शाही कहाँ था? अहमदनगर में। कहाँ था? अहमदनगर में। ठीक है, देख लिए। ये गोलकुंडा का राजा कहाँ था? कुतुब शाही था। निजाम शाही कहाँ था? ये अहमदनगर में था। आदिल शाही कहाँ था? ये बीजापुर में था। और ये कहाँ था? बरार में था। अगला है कि उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये कपिलेंद्र था। कौन था? कपिलेंद्र। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन हुआ? कपिलेंद्र हुआ। अगला है कश्मीर का जैनुल आबदीन जो 1420 से 70 जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शाहमीर वंश से संबंधित था। कौन वंश था? शाहमीर वंश। कश्मीर का जैनुल आबदीन किस वंश से संबंधित था? शाहमीर। और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन जो था धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था अकबर की तरह, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था? तो गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह बली था। कौन था? अहमद शाह बली था। अगला है कि मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? तो मध्यकालीन जो मंदिर है उसमें सबसे लंबा मंदिर की बात करते हैं ये कौन था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था, जो बनवाया कौन था? इसे ही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है, जिसे बनाया कौन था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम बनवाया था। ध्यान दें, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था इसे ही क्या कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर। और इसे बनाया कौन था? राज प्रथम बनवाया था। ठीक है, अगला बात करते हैं इसमें देखिए एक है इलोरा का कैलाश मंदिर। तो इसे बनाया था कौन? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम बनवाया था, ध्यान रखेंगे। आगे किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? देखिए एलोरा का शिव का कैलाश जो मंदिर था ये कौन बनाया था? कृष्ण प्रथम बनवाया था। अभी बताए हैं कि एलोरा में एक शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था, इसे कौन बनाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति जो है मनु स्मृति है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति है। अगला है कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तो हो जाएगा
नयावाद हो जाएगा। यानी स्यादवाद, अनेकांतवाद और थेरावाद जो है जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन नयावाद जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगला है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार में दिया था? तो ब्राह्मणों को भूमि में उपहार देने वाला सबसे पहले कौन दिया था? तो सातवाहन शासक दिया था। कौन दिया था? सातवाहन शासक दिया था, जिसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हुआ? सिमुक हुआ। और सातवाहन वंश ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में दिया था। वहीं कण्व वंश का संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। कण्व वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव। शुंग वंश का हो जाएगा कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। वहीं गुप्त वंश की बात करें तो ये श्री गुप्त हो जाएगा, श्री गुप्त हो जाएगा। अगला कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो भारत में जो है सोना का सर्वप्रथम सिक्का कहेगा तो कौन जारी किया था? इंडो ग्रीक किया था, हिंद यूनानी, इसको हिंद यूनानी कहते हैं, हिंद यूनानी, ठीक है। भारत में सोने का सबसे पहले सिक्का कौन जारी किया था? तो हिंद यूनानी ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाधिक शुद्ध सिक्का कहेगा, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा कुषाण। ये हो जाएगा सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन जारी किया था? तो ये कुषाण किया था, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाधिक सोना का सिक्का कहेगा तो हो जाएगा गुप्त वंश का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला सिक्का सोने का कौन जारी किया था? इंडो ग्रीक। सर्वाधिक कौन जारी किया था? गुप्त वंश का। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश का। यही 3 क्वेश्चन आएगा इसमें। अगला है, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो ये कौन सा राजा था? तो दंती बर्मन था। कौन था? दंती बर्मन था। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? दंती बर्मन था। अगला है कि बादामी के चालुक्यों का शासक संस्थापक कौन था? तो बादामी के जो चालुक्य था उसका संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। देखिए, इसका पुलकेशिन प्रथम नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। ये गलत दे दिया है, पुलकेशिन प्रथम गलत दे दिया, ठीक है। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जय सिंह था। देखिए, ये जो चालुक्य हैं ये 3 जगह चालुक्य थे, एक बादामी के थे, एक कल्याणी के और एक बेंगी के। तो बेंगी का जो चालुक्य था उसका कौन था? विष्णुवर्धन था। ध्यान दीजिएगा, विष्णुवर्धन था। बेंगी का चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन, बादामी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। तो ये गलत हो गया, जयसिंह इसका आंसर हो जाएगा। और एक था कल्याणी का चालुक्य जिसका संस्थापक तैलप द्वितीय था। आगे है कि किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये वेनसांग किया था। कौन किया था? वेनसांग किया था, जो 629 में आया था, ठीक है। कब आया था? 629 में आया था और 645 में चला गया था, ठीक है। ईत्सिंग जो आया था, ईत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी में। कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। अब फाहियान जो आया था ये गुप्त वंश के समय में आया था, तो 240 के आसपास ही आया होगा, 240 के बाद आया होगा मतलब, ठीक है। अगला प्रश्न रखते हैं कि किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगा लिया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त। किस गुप्त शासक ने राजा ने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म अपना लिया और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया? कुमारगुप्त प्रथम किया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का एक शासक था जो नवरत्न रखने के लिए जाना जाता है, नवरत्न रखने के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था उपाधि धारण किया था महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज का, ठीक है, महाराजा धीराज का। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त संवत शुरू किया था, गुप्त संवत शुरू किया था 319 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? तो ये समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक भी युद्ध नहीं हारा था। ये जो था दक्षिणावर्त के 12 और आर्यावर्त के 9 शासक को हराया था, यानी एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसके सिक्कों पर इसे बीना बजाते हुए दिखाया गया था, बांसुरी या बीना बजाते हुए दिखाया गया था, इसलिए इसे संगीत प्रेमी भी माना जाता है। अगला कि इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ वेद के नाम से कौन जाना जाता है? तेवरम। कौन जाना जाता है? तेवरम। द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है? तेवरम है। अगला कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर जो थे कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ये थे ऋषभदेव, ये अजितनाथ, ये संभवनाथ। दूसरा कौन थे? अजितनाथ। तीसरा कौन थे? संभवनाथ। तो याद रखेंगे तीनों, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव, ठीक है। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी?
तो बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, ये कौन थी? मौसी थी। और इनकी माता की, जो गौतम बुद्ध की माता जो थी, ये माँ थी। ठीक है, ये कौन थी? माँ थी। तो जन्म के तुरंत बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की माँ की। तो इनका पालन पोषण जो था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो यही बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बनी थी। ठीक है, यशोधरा जो थी, यशोधरा क्या थी? बौद्ध की पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा इस बात का। आगे है कि कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना जाता है? तो तिरुकुरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तिरुकुरल। ठीक है, तमिल भूमि की बाइबल किसे कहा जाता है? तिरुकुरल को कहा जाता है। अगला कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो संगम साहित्य का भाषा क्या था? तमिल था। संगम साहित्य का भाषा क्या था? तमिल था। आगे की सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद उद्गम है। तो यानी सबसे पुरानी भारतीय दवा जो है आयुर्वेद है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका अथर्ववेद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अथर्ववेद से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है? अथर्ववेद से हुआ है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। वहीं यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, और सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्धात्री। क्या कहते हैं? आपको हम उद्धात्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्धात्री कहते हैं। ठीक है, और सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। आगे पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? आर्य द्वारा जो है कितना भगवान पूजा जाता था? तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33। इसलिए अभी वर्तमान में कहा जाता है कि हिंदू में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, जो 33 कोटि के देवता हैं। ठीक है, जो आर्यों द्वारा पूजा जाता है वैदिक काल से ही। आगे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? तो सिंधु सभ्यता जो था आद्य ऐतिहासिक युग माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है कैसा युग माना जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक युग माना जाता है। अगला कि एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी जो है शिलालेख का अध्ययन है। एपिग्राफी क्या है? शिलालेख का अध्ययन है। एपिग्राफी क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक का सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। और यह है भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन क्या होता है? तो पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। क्या? भूतकाल का अध्ययन। आगे की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा इमारत था क्या था? वो बड़ा धान्यगार था, यानी ग्रेट ग्रेनरी था। जो जहाँ अनाज रखा जाता था वही बड़ा धान्यगार सबसे बड़ा इमारत था मोहनजोदड़ो का। अगला भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था? तो भारतीय महाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। अगला है कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये उपनिषद का है। किसका है? उपनिषद का है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? उपनिषद का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो ये किया गया था पांड्य के संरक्षण में। ठीक है, दक्षिण भारत में 3 वंश थे, चोल चेर पांड्य। दक्षिण भारत में 3 वंश कौन कौन थे? चोल चेर पांड्य थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संगम साहित्य की रचना किसके काल में हुआ था? तो पांड्य के काल में हुआ था। अगला कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? कालाशोक आया। बिंबिसार की हत्या जो है इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था, और अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र कालाशोक ने किया था। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी पिता की हत्या करने वाला वंश। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया था? यानी कि आदर्श पूजा जो है, बौद्ध का आदर्श पूजा कब से शुरू किया गया था? तो पहली शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? पहली शताब्दी में हुआ था। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो सबसे पुराना जैन ग्रंथ जो है वह 14 पूर्व है। कौन है? 14 पूर्व है। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पूर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गुण अक्षरों को पहली बार पढ़ा गया? इन अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता किसको मिला था? तो ये जेम्स प्रिंसेप को मिला था 1837 में। ठीक है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 में पढ़ा था।
किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? ये कौन था? उपगुप्त था। कौन था? उपगुप्त। अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाया था किसके प्रभाव में आकर? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। ठीक है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ के पिलर में धर्मचक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये 24 तीलियां हैं। ठीक है। सारनाथ में अशोक का एक धर्मचक्र है, ठीक है, और जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, तो उसमें कितना तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। आगे कब और किसने शक युग प्रारंभ किया? तो शक युग जो प्रारंभ किया किसने किया? कनिष्क ने किया था। शक युग प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में, जिसे शक संवत भी कहा जाता है। ठीक है। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? यानी चीन के विशाल दीवार को बनवाने वाला कौन सा चीन शासक था? शी हुआंग टिन था। कौन था? शी हुआंग टी था। शी हुआंग टी था। पूछेगा कि चीन की विशाल दीवार जो बना था वो कब बना था? 220 ईसा पूर्व में बना था। किसने बनवाया था? शी हुआंग टी ने बनवाया था। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो दक्षिण पथपति की पदवी जो ग्रहण किया था श्री सातकर्णी प्रथम ने किया था। कौन किया था? श्री सातकर्णी प्रथम ने किया था। तो ये इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम है बीपीएससी आपका है, आरपीएफ एसआई है, एनटीपीसी है, एएलपी है, तो इन एग्जामों के लिए इनसे आने की क्वेश्चन संभावना रहेगी।